हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है सरोज और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य की क्लास। और आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी साहित्य में। कौन कौन क्लास में आ गए हैं? एक बार मुझे ये कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो मेरी क्लियर आ रही है आपको, मतलब आवाज़ ठीक है, वीडियो ठीक है। एक बार कंफर्म करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है। यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, तब तक मतलब बाकी बच्चे भी आ जाएंगे। और जो अभी तक पढ़ा है कल की क्लास में और बीते दिनों से हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट को, तो उसी में से कुछ सवाल आपको मैं पूछने वाली हूँ। एक बार कोई मैसेज डाल दे बच्चों को, क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी तक बहुत कम बच्चे क्लास में। पूछूं क्वेश्चंस? तैयार हैं आप लोग? कौन कौन है अभी? विनोद, प्रीति, सुनीता। कोई जवाब तो दो भाई। कोई कुछ कह नहीं रहा है। मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, फिर कहना मत मुझे बाद में। आप लोग क्लास में हो या नहीं? अदरवाइज मैं पढ़ा के चली जाती हूँ, मुझे क्या। अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कब से पूछ रही हूँ कि आवाज आ रही है मेरी, वीडियो क्लियर है। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं।
क्या शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पर? कि तो मुझे क्यों नहीं कमेंट शो हो रहे? मैं कब से पूछ रही हूँ, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी को कोई जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है ना? मैं पढ़ाऊंगी, मैं चली जाऊंगी अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मुझे। मुझे क्या है, आपको समझ आए फिर ना आए, मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो। एक तो क्लास में लेट आते हैं और फिर आ करके कोई रिस्पॉन्स नहीं।
इसका आंसर बताओ 4 का। खड़ी बोली के साथ कौन सा आएगा, ब्रजभाषा के साथ कौन सा, बांगरू के साथ कौन सा, अवधी के साथ कौन सा? इसका डी आंसर सही है। क्यों अभी तक क्वेश्चन शो नहीं हो रहा क्या स्क्रीन पे आपको? अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं है? फिर बोलोगे आप मुझे? खड़ी बोली बिजनौर, ब्रजभाषा आगरा, बांगरू करनाल हरियाणा, अवधी सुल्तानपुर। अर्धमागधी से कौन कौन सी निकलती है?
कौन कौन सी है अर्धमागधी से? पूर्वी हिंदी, और ये तो पूर्वी हिंदी में है ना? पूर्वी हिंदी के साथ और कौन सी कल बताई थी? बिहारी हिंदी मागधी से निकलती है, मैंने अर्ध मागधी से पूछा है कौन सी निकलती है। लगता है आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया। कल ट्रिक्स करवाई थी ना मैंने। बघेली, अवधि सब पूर्वी हिंदी में आती है। कहाँ है आपका ध्यान? क्लास में ढंग से आप पढ़ते नहीं है ना, इस वजह से, जबकि इतना अच्छे से सब करवाया है। कल ही करवाया है ये। ठीक है, ये वाला आपको करवाया नहीं था ना, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें इसका जो आंसर है वो डी है। ठीक है, CON। CON कौन से भाषा परिवार में आता है? पहले तो हमें अपना देखना है ना, भारोपीय देखना है हमें। तो जो भारोपीय है, भारोपीय परिवार, भारोपीय मतलब भारत और यूरोप दोनों मिक्स करके। ठीक है, तो भारोपीय परिवार को
इंडो जर्मनिक। अगर वहां भारोपीय ना दिया हो और इंडो जर्मनिक लिखा हो, ध्यान देंगे। इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, और भारत हित्ती परिवार। सॉरी, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको इसके लिए याद रखने हैं। हो सकता है भारोपीय ना पूछे और पूछ ले। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, आगे चलो, नोट कर लिया ये। आगे चलो मैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है, जो भारोपीय परिवार है उसकी 10 शाखाएं हैं। जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और किंतुम 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, शतम है, इसको सतम भी कह सकते हैं हम, और किंतुम या फिर केतुम। ठीक है, इसको केतुम भी कह सकते हैं। दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो? पहले तो देखते हैं सतम वर्ग। सतम में कौन कौन से आएंगे, और केतुम में भी कौन कौन से, ये देखेंगे हम। ठीक है, बाद में दिखाती हूँ। भारत ईरानी, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, और अल्बानी। अल्बानी को इलेरियन भी कहते हैं। इलेरियन।
ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि तुम में कौन कौन से हैं। जर्मनिक, केल्टिक, यहां पर ही लिख देती हूँ आगे क्योंकि इधर जगह कम है और नीचे वीडियो भी होगा। केल्टिक, ग्रीक तोखरी, ग्रीक तोखरी, ग्रीक है आठवां, सातवां ग्रीक है, आठवां तोखरी है और नौवां हिटाइक, और 10वां एट्रैलिक। ठीक है। और आपको क्या याद रखना है इसमें? आपको सिर्फ सतम वर्ग याद रखना है। मीन्स हम सतम वर्ग में आते हैं। हिंदुस्तानी भारतीय जो लोग हैं वो कहाँ पर आएंगे? सतम वर्ग में। ये वाले सत्यवादी होते हैं ना, भारतीय, है ना, तो उससे याद रख लेना है आपको। भारतीय जो है वो सत्यवादी होते हैं और वो सतम वर्ग में आएंगे। ठीक है। तो हम सतम वर्ग में आते हैं। सतम वर्ग में कौन कौन से परिवार हैं वो आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है। ये वाले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या ज्यादा है। जो कम संख्या वाले हमें वो याद रखने हैं। ठीक है। भारत, ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी। अल्बानी को इलेरियन भी कहते हैं। तो जो इंडियंस हैं वो सतम वर्ग में आते हैं क्योंकि सत्यवादी होते हैं। ठीक है। तो आर्य भाषा जो है वो सतम में है। भारत, ईरानी, आर्य, आर्य भाषा वो किस में है? सतम में। ठीक है। क्लियर है? राइट। पीछे स्लाइड कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से नोट करें, आगे चलेंगे। थोड़ा सा और इसमें करवाने वाला है, फिर पढ़ेंगे। जल्दी करो। हो जाएगा तो बता देना। ये भी हो गया। ठीक है। अब देखते हैं पूरी दुनिया में 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 4। और भाषा परिवार कितने हैं? भाषा परिवार 18। ठीक है। 18 बोलियां हैं हिंदी में और 18 ही भाषा परिवार है। 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से इनको। 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला तो यूरेशिया है, जो एक नंबर। यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों मिला करके यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। और ये सर्वाधिक भाषा परिवारों वाला क्षेत्र है। ये पूछा जाता है आपको कि सर्वाधिक भाषा परिवारों वाला क्षेत्र कौन सा है।
सर्वाधिक भाषा परिवारों वाला क्षेत्र। ठीक है। दूसरा है अफ्रीका भूखंड। अफ्रीका भूखंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड। ठीक है। और चौथा है अमेरिका भूखंड। हो गया, नोट हो गया। आगे चलूं मैं। ये चार भाषा परिवार, सॉरी, भौगोलिक क्षेत्र हैं। और भाषा परिवारों को अभी जल्दी से देख लेते हैं। बस वही एक स्लाइड अभी और होगी, उसके बाद हम इससे फ्री हो जाएंगे जल्दी से। नोट हो गया, आगे चलूं। सर्वाधिक भाषा परिवारों वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरेशिया, जिसको हमने देखा था अभी, यूरोप और एशिया दोनों। तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें भाषा परिवार कौन कौन से हैं। भारोपीय, पहला भारोपीय। भारोपीय पता है, भारत और यूरोपीय। ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है तो लिख देती हूँ। भारत यूरोपीय भाषा परिवार। दूसरा है द्रविड़ परिवार, यहाँ को लिख देती हूँ, ये पहला है। दूसरा है द्रविड़ परिवार। और तीसरा काकेशी परिवार। कई बार एक दो क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से कई बार। तो अच्छा है आप सब कुछ सीख करके जाएं। तो बरुशस्की। जिसने फॉर्म नहीं भरा है टाइम से फॉर्म भर लेना। पांचवा है उत्तर, सॉरी, उराल अल्ताई। उराल अल्ताई पूछा जाता है वैसे, ये यूरेशिया वाला तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको देख ही लेना। यूराल अल्ताई, यूराल अल्ताई या उराल अल्ताई कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उराल अल्ताई, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना। उराल यूराल कुछ भी मिल सकता है आपको। छठा चीनी परिवार। और सातवां जापानी कोरियाई। जापानी कोरियाई परिवार। और आठवां अत्युत्तरी अत्युत्तरी या हाइपसबोरी। इसको हाइपसबोरी भी कहते हैं।
इसके बाद 9वां है बास्क परिवार। और 10वां है सामी हामी परिवार। ठीक है, सामी हामी परिवार। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है यूरेशिया में। इसमें 3 ही है। वैसे ये सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यूरेशिया वाले याद कर लेना। ठीक है, यूरेशिया वाला याद कर लेना। आगे चलूं मैं, 2 और बचते हैं जल्दी से। सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होंतेतोत, बुशमैनी। ठीक है, 3। तीसरे नंबर पे है प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड। इसमें क्या क्या है? प्रशांत महासागरीय में है पहला मलय पोलिनेशियाई परिवार। दूसरा क्या है? पापुई परिवार। तीसरा ऑस्ट्रेलियन परिवार। और चौथा है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ठीक है, और जो चौथा है अमेरिका परिवार, उसमें सिर्फ अमेरिकी ही परिवार एक ही है,
अमेरिकी परिवार। तो सबसे ज्यादा भाषा परिवारों वाला क्षेत्र है यूरेशिया। ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अमेरिका भूखंड। ठीक है, हो गया। बस इतना ही आपको इसमें करवाने वाला था। और पीछे जो आप गलत कर रहे थे, हो गया सबका? चेंज करूं? पीछे जो आप गलत कर रहे थे अभी, क्या क्वेश्चन था वो? ये वाला ना, अर्धमागधी मैंने पूछा था। कौन कौन सी अर्धमागधी से कौन कौन सी निकली है? कल ये करवाया था मैंने। अच्छा, अर्धमागधी से एक ही निकली है ना? ठीक है। और शौर सैनी से, ठीक है, शौर सैनी से राजस्थानी, और तीन निकले हैं शौर सैनी से, ठीक है। पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कौन कौन सी? राजस्थानी, शौर सैनी की बात कर रही हूँ, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, शौर सैनी से। और मागधी से कौन सी? बिहारी हिंदी। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ठीक है, इसमें अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। इसके लिए जो ट्रिक्स करवाई हैं वो देख लेना एक दो बार, मतलब दो चार बार देख लेना। बाकी सब आपको पता ही है, ये सारा आपको मतलब रिवीजन करते रहना। और जो आज करवाया है इसको, ये थोड़ा सा टफ नाम है तो इनको भी देख लेना। मतलब देख लेना मतलब कि पढ़ लेना, अगर 10 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसको मैं सेव कर देती हूँ। और अभी हम चलते हैं आगे। इकाई 3, साहित्य शास्त्र। इसमें पहले हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र को, ठीक है, फिर देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। आई होप भाषा वाला सबको क्लियर हो गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप शाम की क्लास में बताना, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ और पूछना है आपको, तो वो आप मुझे शाम की क्लास में बता देना। अभी हम यहाँ पर चलेंगे सीधा भारतीय काव्य शास्त्र में। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला नाम किसका आता है? भरत मुनि का। भारत में भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात भरत मुनि से माना जाता है। किसका? भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का सूत्रपात किससे माना जाता है? भरत मुनि से। ठीक है, तो शुरुआत ही भरत मुनि से होती है, पहला नाम भरत मुनि का आता है और ये भरत मुनि का ही माना जाता है। ठीक है, बलदेव उपाध्याय ने इसका समय द्वितीय शताब्दी माना है। सॉरी, इनका समय, इनका मतलब कि भरत मुनि का।
भरत मुनि के समय बलदेव उपाध्याय ने क्या माना? द्वितीय शताब्दी या दूसरी शताब्दी। ठीक है, इनका सर्वमान्य समय 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। और अगर बलदेव उपाध्याय के अनुसार आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है? द्वितीय शताब्दी। अगर किसी का पर्टिकुलर नाम आपको पूछा जाए कि किस इसके अनुसार इनका जन्म क्या है, तो आपको उनके बारे में उनके अनुसार ही बताना है ना। अगर आपको पूछा जाए कि शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहां पर तो तुलसीदास के अनुसार और है, बाकी जो विद्वान हैं उनके अनुसार और है ना। तो या ऐसे करके आपको सवाल पूछे जाते हैं। या फिर तुलसीदास का जन्म राजापुर किसने माना, ऐसे करके आपको सवाल पूछा जाता है ना। तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए होते हैं अपने अपनी खोजबीन के अनुसार। तो उसी प्रकार से बलदेव उपाध्याय ने इनका समय कब का माना है? द्वितीय शताब्दी माना है। और अगर हम सर्वमान्य मत की बात करें कि सारे विद्वान सहमत हैं, सर्वमान्य मत का मतलब ये हुआ कि सारे विद्वान सहमत है। किस बात के लिए सहमत है? कि इनका समय कब का माने? 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में, मध्य में। ठीक है, समझ आ गया ये वाली स्लाइड? आगे चलू मैं। तो ये सर्वमान्य मत है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। और बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शताब्दी माना है। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। रचना इनकी नाट्य शास्त्र, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान रखनी पड़ती है। नाट्य शास्त्र इनकी एकमात्र रचना है, सिर्फ एक ही रचना है नाट्य शास्त्र, और ये आपको याद रखनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, इसमें 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक हैं। इसकी टीका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से लिखी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका किसने लिखी? तो अभिनव गुप्त ने। किस नाम से लिखी? अभिनव भारती के नाम से लिखी। ठीक है, तो अभिनव गुप्त ने किसकी टीका? नाट्य शास्त्र की टीका लिखी अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपको ऐसा पूछ ले कि अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से किसकी टीका लिखी थी, है ना। तो वहां पर दे देंगे आपको बिहारी सतसई की टीका और नाट्य शास्त्र की टीका। इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उनमें आपको ध्यान रखना है कि अभिनव भारती के नाम से नाट्य शास्त्र की टीका लिखी थी इन्होंने, अभिनव भारती ने। और नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है, किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। ठीक है, ये रस संप्रदाय या रस सिद्धांत के संस्थापक हैं। तो किसके संस्थापक? रस संप्रदाय या फिर रस सिद्धांत भी कह सकते हैं। रस संप्रदाय के आपको पूछा जा सकता है, रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, या फिर रस संप्रदाय के रस सिद्धांत के संस्थापक कौन है ना। तो आपको इनका नाम याद रखना है। उन्होंने नाट्य शास्त्र और नाटक दोनों को पंचम वेद कहा है। तो दोनों को, मतलब नाट्य शास्त्र और नाटक दोनों को क्या कहा? पंचम वेद। नाट्य शास्त्र के षष्ठम और सप्तम अध्याय में रस की विवेचना की गई है। ये पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के छठे और मतलब नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में रस की विवेचना की गई है? तो छठे अध्याय में और 7वें अध्याय में रस की विवेचना की गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भरत मुनि का रस सूत्र। भरत मुनि का रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। मैंने आपको पिछले बैच में जो थे बच्चे उनको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि इतना ज्यादा लिखने की फैसिलिटीज नहीं थी और एक छोटे छोटे सूत्र बना लिए जाते थे। अपना जो भी, किसी ने जो भी अपना मत रखना है उस मत को लेकर के मतलब छोटे छोटे सूत्र बना लिए जाते थे और सूत्र के रूप में ही वो सारा कुछ याद कर दिया जाता था। संस्कृत चलती थी तो संस्कृत में एक पूरी लाइन के रूप में एक सूत्र बना लिया जाता था और हर एक विद्वान का अपना अपना सूत्र था, है ना। कि किसने किसको क्या माना है, तो उस तरह से वो क्या कर लेंगे, एक सूत्र बना लेंगे ताकि वो याद रह जाए उनको, है ना। तो वो एक सूत्र बना लेंगे और उसको याद रखने के लिए तो इन्होंने भी एक सूत्र बनाया है। क्या? इतनी लंबी लाइन है ना। तो इतनी लंबी लाइन को आप कैसे याद रखेंगे? इसको आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? विभावानुभाव, विभाव और अनुभाव। ठीक है, दो बातें हैं इसमें, विभाव और अनुभाव। और तीसरी बात है इसमें व्यभिचारी भाव। संयोगाद्र रस
संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना पड़ता है। तो विभाव, अनुभाव और तीन भाव हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। बता रहे हैं संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यानी कि तीनों के संयोग से क्या बनता है, रस की उत्पत्ति होती है ना। हमने देखा ऊपर कि इन्होंने रस की विवेचना की है, रस के बारे में इन्होंने लिखा है, ये रस संप्रदाय के संस्थापक थे। और रस के बारे में इन्होंने लिखा है किसमें, नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को इन्होंने, नाट्य शास्त्र और नाटक दोनों को इन्होंने पंचम वेद कहा है। ये भी आपको पूछा जाता है कि पंचम वेद नाम किसने दिया है, तो भरत मुनि का नाम आपको याद रखना है वहां पर। और ये भी पूछा गया है यहाँ पर कि नाट्य शास्त्र के कौन से अध्याय में रस की विवेचना की गई है, तो छठे और सातवें अध्याय में, षष्ठम और सप्तम अध्याय में रस की विवेचना की गई है। अब यहाँ पर पूरा रस का सूत्र बता रहे हैं इन्होंने, जो अपना सूत्र बनाया हुआ है वो क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, तीनों के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, तीनों के मेल से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उन्होंने नाटक को वांग्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ता है, ध्यान देंगे, मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये तीनों याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग माने हैं, पाठ्य या वस्तु तत्व, पहला, दूसरा है अभिनय, तीसरा है संगीत और चौथा है रस। इसमें रस को इन्होंने प्रथम 3 अंगों का नियंता माना है। तो अभी पहले 3 अंग कौन कौन से हैं, पाठ्य, या फिर मतलब नाटक में अगर आप कोई नाटक लिख रहे हो, है ना, किसी नाटक की आप रचना कर रहे हो, तो उसमें 4 चीजों का होना जरूरी है। वो क्या क्या है, एक तो पाठ्य है, वस्तु तत्व है पहला, है ना, पहले तो आपके पास वो पूरा स्टोरी होनी चाहिए उसकी, नाटक की, वस्तु तत्व होना चाहिए, पाठ्य होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, अभिनय, अभिनय होता है ना नाटकों में, तो वो अभिनय होना चाहिए। तीसरा आपके पास संगीत होना चाहिए, उस नाटक से रिलेटेड, आपने देखे होंगे नाटक, आपने देखे हैं, उसमें उसका संगीत अलग होता है ना, तो वो संगीत आपके पास होना चाहिए। चौथा रस होना चाहिए, है ना, रस आना चाहिए श्रोता को, और वक्त सॉरी दर्शक को देखते समय उसको रस आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों का होना जरूरी है नाटक में। तो इन्होंने नाटक के 4 अंग माने हैं कि जो ज्यादा जरूरी है, वो कौन कौन से हैं, पाठ्य, या फिर इसको हम वस्तु तत्व कह सकते हैं, दूसरा अभिनय, तीसरा संगीत और चौथा रस। ये 4 चीजें इन्होंने जरूरी मानी है। और इन्होंने बताया, इसमें बताया कि रस को इन्होंने प्रथम 3 अंगों का नियंता माना है ना। तो मतलब रस के लिए प्रथम 3 अंग जरूरी हैं। अगर हम सीधी सीधी लैंग्वेज में इसको देखें तो रस के लिए 3 अंग जरूरी हैं। कौन कौन से, पाठ्य वस्तु या वस्तु तत्व, या फिर और अभिनय और संगीत, तीनों चीजें मिलकर के रस का निर्माण करती हैं, है ना। तीनों चीजें नाटक में होंगी तो क्या होगा, रस आएगा अपने आप ही, ऐसा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे चलो। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8। अब रस जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, जब आप नाटक देखते हैं तो अलग अलग तरीके के रस आपको आते हैं, क्रोध भी आता है, मतलब आपको नहीं, आपको भी आ ही जाता है वैसे देखते देखते, लेकिन नाटक में जो पात्र होते हैं उनके बीच में उनके अंदर आप ये चीजों को देख सकते हो, आप क्रोध देख सकते हो, हास्य रस देख सकते हो, वीर रस देख सकते हो, रौद्र मतलब भयंकर जो गुस्सा आ रहा होता है किसी को, है ना, इस तरह के हम रस देख सकते हैं नाटकों में। तो इन्होंने 8 रस माने हैं, वो आपको संख्या याद रखनी है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी है। पहला कौन सा है, श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार होता है नाटकों में, करुण रस होता है, हास्य रस होता है, विभत्स होता है, वीर, रौद्र, अद्भुत और भयानक। शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना, ध्यान देंगे, बहुत सारे विद्वानों ने शांत रस को रस माना है, बट इन्होंने नहीं माना है, ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, कि इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। शांत रस भी होता है ना, कि शांत भी रहते हैं नाटकों में, है ना, तो वो भी एक रस है, लेकिन इन्होंने नहीं माना, उसे अहमियत नहीं दी है। ठीक है, भरत मुनि ने वीर रस की निम्न 3 भेद माने हैं। अब वीर वीर रस में भी इन्होंने 3 भेद
तीन भेद कर दिए वीरता को लेकर के। एक तो युद्ध की वीरता, धर्म की वीरता और दान की वीरता, है ना। युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर। तो युद्ध की वीरता, युद्ध में भी वीरता होती है, वीरता दिखाते हैं, है ना। और धर्म में भी वीरता होती है और दान में भी वीरता होती है। दानवीर कर्ण कहते हैं ना, दानवीर कर्ण। तो कर्ण बहुत ज्यादा दानवीर था। और तीन भेद किए हैं इन्होंने, कि तीन भेद जो है वीर रस के होते हैं। एक तो युद्ध में वीरता, दूसरा धर्म में वीरता, तीसरा दान में वीरता। इन्होंने हास्य रस की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है। तो ये बता रहे हैं कि हास्य रस की उत्पत्ति किससे होती है? श्रृंगार रस से होती है। ठीक है, क्लियर है? कुछ टफ तो नहीं लग रहा? थोड़ी सी ये वाली यूनिट थोड़ी सी टफ है, तो इसको थोड़ा सा हम आराम आराम से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसके लिए काफी दिन रखे हैं। तो अब यहां तक क्लियर है? बताएं मुझे, कुछ मुश्किल लग रहा है? चलो टाइम हो गया, अभी एंड कर देते हैं क्लास का ना, शाम में देखेंगे इसको। क्लियर है? शाम की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक है, चले फिर हम शाम में मिलेंगे, शाम को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव